बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1973 के मुत्तफ़िक़ा कौमी आइन को बने हुए 50 बरस गुजर गए और इसकी गोल्डन जुबली पर और बहुत सारी तकरीबात भी होंगी, बहुत सारे राज भी माजी के खुलेंगे। ये हुकूमत ने कुछ इस तरह के प्लान बनाए हैं, लेकिन साथ ही एक आइनी तोहफ़ा ये मिलने की उम्मीद की जा सकती है, बल्कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है कि आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के 3 कौमी गद्दारों पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। ये मुकदमा चलना तो चाहिए 5 गद्दारों पर, लेकिन अभी 3 पर गुजारा करना होगा। तो आइन ने इस दौरान किन बलाओं का सामना किया और किन बलाओं से बचा, और फिर तहरीक इंसाफ को आइन की याद कैसे आ गई, और फिर ये कि तहरीक इंसाफ अब क्या तहरीक चलाने वाली है। उसकी जेल भरो तहरीक का तो मक्कू ठप्पा गया, ख़ुद पार्टी के अंदर से ही मुखालफत हो गई कि ये तो हमारी इज़्ज़त और बेइज्जती का सवाल बन जाएगा, तो वो मसला ख़त्म हो गया। अब एक नई तहरीक का नाम दिया गया है, वो बड़ा दिलचस्प नाम है। और फिर ये है कि इमरान खान की किफ़ायत शारी का एक और फ़राड खुला है, वो आपने अखबारात में देख लिया होगा, लेकिन उस पर तबसरा ज़रूरी बनता है। तो नाज़रीन, सर-ए-फ़हरिस्त ये है कि 73 का आइन नाफिज़ हुए बने, इसको 50 साल गुजर गए। ये पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर बनाया था। पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, और तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से जो भी बेहतर तजावीज़ आई उन पर गौर किया गया। न तो हुकूमत ने किसी तजवीज़ पर गौर करने से इनकार किया, न किसी और ने हट धर्मी का मुज़ाहरा किया। सब ने बाहमी ताउन और कौमी जज्बे के साथ ये आइन बनाया जो नाफिज़ हुआ। और इसके नफाज के बाद इसमें खैर कुछ तरामीम भी हुई, कोई अच्छी भी हुई, कोई बुरी भी हुई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को मुत्तहद रखने का ये वाहिद वसीला आइन, क्योंकि आइन के अलावा पाकिस्तान में कोई क़ुव्वत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को मुत्तहद रख सके। आज अगर इस आइन को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ख़त्म होने से नहीं बचा सकती। तो आइन की इस सिल्वर जुबली पर, गोल्डन जुबली पर ये जो कुछ इरादे ज़ाहिर किए जा रहे हैं हुकूमती ज़ुमा की तरफ से कि माजी की तमाम साजिशों से पर्दा उठाया जाएगा, वो राज खुले जाएंगे जो आइन को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ गद्दारों ने की। ज़िया-उल हक़ ने इस आइन को ख़त्म करने की या इसका हुलिया बदलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन उसके बाद जो साहबान आए जो मंजर आम पर, उन्होंने इस आइन को ख़त्म करने की मसलसल कोशिश की और ख़ुदा का फजल है कि नाकाम रहे। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि तकदीर को अभी पाकिस्तान का रखना मंजूर है, और इसको सदारती बनाने की कोशिश की गई, बार बार की गई, और इसमें इस्लामी दफ़ात निकालने की कोशिश की गई और कई चीज़ें की गई। ख़ास तौर पर ये जो PTI इमरान खान ने इस आइन को सिरे से ही अबालिश करके एक नया सदारती निज़ाम और नया सदारती आइन बनाने और नाफिज करने के मंसूबे पर अमल किया, जिसमें कोई अब शक की गुंजाइश नहीं रही कि ये मंसूबा बड़ी संजीदगी से सोचा गया था। इसमें फैज़, गफूर और इस तरह के लोग शरीक थे। इसके लिए कोने खुदरों से, यानी बल्कि गड़ी हुई कब्रों को खोद कर अज़कार रफ्ता किस्म के रिटायर्ड जर्नैल हज़रात मैदान में लाए गए, जिन्होंने मज़मून लिखे, जिन्होंने TV पर बैठकर सदारती निज़ाम की बुराइयां बयान की, सदारती निज़ाम की खूबियां बयान की और पार्लिमानी निज़ाम की मज़म्मत की। और ये बात अब सबके सामने खुल चुकी है। अब तो जनरल फैज़, ये जनरल बाजवा के मुँह से भी ये बात निकल आई कि इमरान खान आर्मी चीफ, इसको लगाकर जनरल फैज़ को गुज़श्ता अप्रैल में, जो 2022 का अप्रैल है, इसमें इलेक्शन करा के धांधली करके 2/3 अक्सरियत के बाद मुल्क का सदर बनने का पक्का इरादा कर चुका था। लेकिन फिर उसे तकदीर ने मुंह के बल गिराया और वो अभी तक धूल चाटने में मसरूफ़ है जो उसको चिटाई गई। तो ये आइन बस निकला। तो अब इस आइन के 5 गद्दार हैं, 5 बड़े: इमरान खान, आरिफ उल्वी, कासिम सूरी, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा। तो असूलन तो इन 5 पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन ये जो इमरान खान ने परसों तकरीर की, उसकी वजह से एक फौरी बहाना, एक फौरी वजह मिल गई है कि इन तीनों के ख़िलाफ़
غداری کا مقدمہ جو ہے وہ پرسو کیا جائے، تیار کیا جائے اور ان کو پھر کٹہرے میں لایا جائے۔ عمران خان کا کل کا کون سا انکشاف آپ نے سن لیا کہ یہ اس نے کہا کہ امریکہ کی سازش نہیں تھی۔ اب اس میں پھر قاسم سوری بھی یاد آ گیا۔ یہ وہی قاسم سوری تھا نا جس نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر کہا تھا کہ چونکہ یہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی سازش کے تحت لائی جا رہی ہے، اس لیے میں اس کو رد کرتا ہوں، اس کو سبمٹ کرنے سے انکار کرتا ہوں، یہ میری رولنگ ہے۔ اس طرح کے الفاظ اس نے ادا کیے۔ خیر وہ یہ سازش کا بہانہ ہوتا یا نہ ہوتا، وہ اس کا ایک قطعی غیر آئینی اقدام تھا۔ آئین کو اس نے توڑا، کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو اسپیکر کا آئینی فرض ہے کہ وہ اس پر ووٹنگ کرائے۔ یہ بہانہ سازی تو ایک بیکار چیز تھی، لیکن اب چونکہ یہ اس بہانے کا جو پردہ ہے وہ بھی نہیں رہا، خود عمران خان نے اسے تار کر کے پھینک دیا ہے، تو قاسم سوری جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ گیا۔ اور یہ وہی قاسم سوری ہے جو 50,000 ووٹوں کی دھاندلی کر کے جیتا تھا، 50,000 ووٹوں کی دھاندلی کر کے جیتا تھا۔ اسے ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر سپریم کورٹ نے ظاہر یہ لاڈلا تھا، اس کو بچانا تھا، تو اس کو اسٹے آرڈر دے دیا اور پھر یہ باقی مدت اسی اسٹے آرڈر پر چلتا رہا۔ وہ کیس سپریم کورٹ کے ججوں نے چلنے ہی نہیں دیا قاسم سوری والا، حالانکہ وہ 1 ہفتے کا کیس تھا۔ تو قاسم سوری پھر اس کی رولنگ پر عمران خان نے اسمبلی توڑی، اس پر غداری کا مقدمہ بنتا ہے۔ پھر عمران خان کی ایڈوائس پر عارف الوی نے فوراً وہ اسمبلی توڑی، یعنی اس پر اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، جو کہ اس کو آئین میں اس کو گنجائش دی گئی ہوتی ہے کہ وہ 2 دن 3 دن اس پر غور کرے، 24 گھنٹے یا کم سے کم 24 گھنٹے غور کرے، تو اس کے بعد پھر وہ اسمبلی توڑے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ٹی وی پر سے دونوں خبریں ایک ساتھ نشر ہوئیں، عمران خان کی طرف سے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس کی اور اگلے ہی لمحے عارف الوی کی طرف سے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ۔ تو یہ 3 غدار اور یہ مقدمہ چلے گا۔ شرجیل میمن نے بھی کل اس کا مطالبہ کر کے، دراصل وہ مطالبہ نہیں تھا، وہ سیاسی بیان بھی نہیں تھا، وہ ایک انڈیکیشن تھی کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، ایسے ہونے کی سوچ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان کی یہ غداری، اس کے علاوہ یہ جو شوکت ترین کا چکر ہے جس پر اب مقدمہ بھی بن گیا ہے، وہ مقدمہ بھی آئین پاکستان سے غداری کا مقدمہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا مقدمہ نہیں ہے۔ تو اس مقدمے میں کون پھنسے گا، یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ میں نے کل بھی اس کی تفصیل بتائی، دوسرے لوگوں نے بھی آپ کو تفصیل بتائی ہوگی کہ یہ جو شوکت ترین نے ملک سے غداری کا جو مشورہ دیا تھا، صوبائی وزیر اس وقت کے تیمور جھگڑا، کیا نام تھا اس کا، اس کو جو دیا تھا، تو یہ مشورہ جو تھا یہ جہانگیر ترین نے شوکت ترین نے عمران خان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر دیا تھا۔ بنی گالا میں موجود تھا، بڑے صوفے پر عمران خان بیٹھا ہوا تھا ایک طرف، اور اس نے شوکت ترین کو اپنے ساتھ، یعنی اسی صوفے پر تھوڑا چند فٹ کے 2 فٹ کے فاصلے پر اس کو بٹھا رکھا تھا۔ اور عمران خان کے نے اس لیے اس کو اتنا قریب بٹھایا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایک لفظ جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں سنوں کہ اس نے کیا کہا ہے، اور مائک کھلا تھا، اور صوبائی تو وہ تیمور جھگڑا کیا کہہ رہا ہے۔ پنجاب کا وزیر خزانہ ذرا سیانہ نکلا، اس نے گول مول سی بات کی، لیکن تیمور جھگڑا جو تھا وہ فوراً، ظاہر ہے وہ بھی ماشاءاللہ خاندان تو وہ بھی ہے، خاندان غدارہ میں سے ہی ہے، تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اب یہ جو کیس چلے گا تو اس پر بات آگے بڑھے گی۔ جب شوکت ترین کے اندر جیل میں تفتیش ہوگی تو اس نے وقت دینا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ بیٹھا تھا اور عمران خان نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ میں یہ کروں۔ یہ کرپشن کے امام تو ہیں ہی، لیکن یہ غداری کے امام بھی ہیں۔ تو اب یہ ایک تو یہ آئین شکنی کا مقدمہ ان پر چلنے والا ہے، اور دوسرا یہ غداری جو ہے IMF سے قرضہ روکنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس پر مقدمہ چلنے والا ہے۔ تو یہ دونوں مقدموں میں اب عمران خان بھی پکڑ میں آ رہا ہے اور اس کے قریبی ساتھی بھی پکڑ میں آئیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ ان کی وہ جو تحریک ہے جیل بھرو، وہ تو ناکام اس لیے شروع ہونے سے پہلے ہی اس لیے ہو گئے کہ پورے پختونخوا کے کاؤنٹر خالی پڑے ہیں، اور وہ ان کو رپورٹ ہو گئی ہے کہ کوئی گرفتاری دینے نہیں آئے گا، نہ اوورسیز سے نہ پاکستان کے اندر سے کوئی آدمی گرفتاری دینے نہیں آ رہا۔ تو اب انہوں نے اس تحریک کا رخ بدل کر، نام بدل کر اسے کر دیا ہے آئین بچاؤ تحریک۔ اب اندازہ لگائیے ستم ظریفی کا کہ یعنی عمران خان جس آئین کو
पाकिस्तान की तमाम खराबियों का जड़ करार देता था और कहता था कि इसको बदल कर मैं सदारती निज़ाम लाऊंगा, तब पाकिस्तान के मामले में ठीक करूंगा। जिस आइन को ये इतना बुरा तस्वर करता था कि उसे ख़त्म करने का फ़ैसला इसने कर लिया था, अब उसी आइन को ये बचाने के लिए तहरीक चलाएंगे। तो आइन बचाओ तहरीक नाम नहाज इसका अलग मजाक उड़ेगा, लेकिन ये तहरीक कैसे चलेगी? इस तहरीक में ये तय हुआ है कि हर बड़े शहर से पीटीआई के लोग कारकुन यानी एक जत्थे की सूरत में निकलेंगे और बारी बारी निकलेंगे। यानी कोई इस तरह का प्लान है कि पहले दिन फलां 5 शहरों में, उससे अगले दिन फलां 5 शहरों में, उससे अगले दिन फलां 5 शहरों में ये टोकन किस्म के मुजाहरे होंगे। टोकन मुजाहरे इसलिए कि पख्तूनख्वा के चंद 2-3 ज़िलों को छोड़कर, सिर्फ 2-3 ज़िलों को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई किसी भी शहर में, लाहौर में, पिंडी में, गुजरात में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, कराची में, किसी भी जगह ये 200-150 से ज़्यादा अफराद का जुलूस निकालने की पोजीशन में नहीं है। और इसलिए ये तय किया गया है कि बस सिर्फ 5 शहरों में जुलूस निकले ताकि थोड़ी हाज़िरी ज़्यादा हो सके, और उसके बाद अगले 5 दिन, और उसके बाद अगले 5 दिन। और तय ये भी हुआ है कि इमरान खान इन जुलूसों में नहीं आएगा। ये बात भी कल के इजलास में तय की गई है कि इमरान खान इन जुलूसों की क़यादत के लिए या किसी भी शहर में जुलूस की क़यादत के लिए नहीं आएगा। हालांकि एक तजवीज़ दी जा सकती है इनको कि ये एक जुलूस, जो लाहौर का जुलूस निकलना है, वो ज़मान पार्क से निकले, तो ज़मान पार्क के गेट पर इमरान खान की क़यादत कर ले। चलिए, एक कसम तोड़ने वाली, जो कसम पूरी करने वाली बात है वो हो जाएगी। लेकिन इतला ये है कि इमरान खान इस पर भी तैयार नहीं है, क्योंकि उससे जो जादूगरों को एक टोला है जो उसने नया हायर किया है पिंकी पीरनी की सरबराही में, उसने कहा है कि खान तुमने ज़मान पार्क के घर का अंदरूनी गेट भी अबूर नहीं करना, यानी घर के अंदर ही रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मान पार्क के लान में आ जाना है। लान के बाद जो गेट है, उस गेट के बाद फिर एक और दीवार है सिक्योरिटी की, तो उस सिक्योरिटी की दीवार की बात तो दूर है, जो घर का अंदरूनी गेट है तुमने उसको भी क्रॉस नहीं करना, उसको भी अबूर नहीं करना, उसे उसके अंदर से बाहर नहीं जाना है। तो ये है जनाब जादू। तो जादू से याद आया नाज़रीन के जादू का एक नया चिल्ला बनी गाला में, ज़मान पार्क में नहीं, बनी गाला में पिंकी पीरनी ने शुरू कर दिया है। और इसकी एक बड़ी मज़ेदार बात मालूम हुई है कि पिछले जो मुवक्किल थे, बकौल इनके, मुझे तो लगता है ये सब झूठ बोल रही है, बहरहाल पिछले मुवक्किल थे जो नाकाम हो गए, अब एक नया मुवक्किल घेरने की तैयारी है और उस मुवक्किल का नाम है शमशान भैरव। अच्छा, भैरव एक इनका मुवक्किल होता है, बला कह लें, इफरीत कह लें, जिन कह लें, जो भी कह लें। तो हिंदुस्तानी जो जादू है इसमें भैरव एक बड़ा ज़बरदस्त मुवक्किल है। उसी भैरव का एक जो ज़्यादा ख़तरनाक प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप कह लें उसको, यानी है तो वही चीज़, जिस तरह बिल्ले का प्रोटोटाइप बागड़ बिल्ला, तो ये भैरव तो होता है शमशान भैरव, ज़रा बागड़ बिल्ला, यानी ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा ताकतवर। लेकिन मसला ये है कि इस शमशान भैरव का अमल जो है वो सिर्फ शमशान घाट के अंदर ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। तो बनी गाला में या उसके आसपास कोई शमशान घाट नहीं है, बल्कि पंजाब में तो शमशान घाट मेरे ख्याल में इक्का दुक्का ही होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हिंदू, और हैदराबाद में भी हिंदुओं के वो फ़िरके हैं जो मुर्दों को जलाने के बजाय दफना देते हैं, यानी जलाते भी हैं लेकिन दफना भी देते हैं। इनकी वो 2 किस्म की ना तदफीन होती है। ख़ास तौर पर जो इनके बच्चे मरते हैं उनको ये नहीं जलाया करते, उनको नज़र आतिश नहीं किया करते, तो उनको मरघट में दफन करते हैं। उनके कब्रिस्तान का नाम ही मरघट है। शमशान घाट और चीज़ है, मरघट और चीज़ है। तो यहाँ अगर हिंदुओं के होंगे भी तो वो मरघट होंगे पिंडी के आसपास। शमशान घाट मेरे इल्म में नहीं है कि पिंडी, इस्लामाबाद या इर्द गिर्द कोई शमशान घाट भी होगा। तो वो शमशान घाट कहाँ से लाएंगे? तो जनाब ये नुक्ता हल हुआ है कि ये जो मुर्गियाँ जलाई जाती हैं, नज़र आतिश की जाती हैं, तो हमने तो ये सुना था कि ये मुर्गियाँ एक जगह जमा करके तो उनको आग लगा देते हैं, या गड़े में उनको जमा करके आग लगा देते हैं। लेकिन अब पता चला है कि इन मुर्गियों को लकड़ियों को एक तख्ता बिछाकर उसके ऊपर 500 मुर्गियाँ रखी जाएगी, उनके फिर ऊपर लकड़ियाँ रखी जाएंगी, फिर उनको आग दी जाएगी। इस तरह शमशान घाट का तस्वर पूरा किया जाएगा कि ये लो हमने बनी गाला में शमशान घाट बना लिया है। तो अब शमशान भैरव जो है
शमशान भैरव वो हाज़िर हो और हमारी खिदमत करे। मुझे ये सब ड्रामा लगता है इसलिए कि शमशान भैरव के लिए ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म की राख, जिसे मसान कहते हैं, वो उसे पेश की जाए और फिर उसके बाद किसी जानवर के खून का प्याला। वो ये अलग कहानी है कि वो प्याला मुवक्किल क्या करते हैं। ये जो आम कहानी है कि मुवक्किल वो प्याला पी जाते हैं और गोश्त खा जाते हैं, ये गलत है। मुवक्किल न खून पी सकते हैं, न गोश्त खा सकते हैं। उनकी खुराक का जो अंदाज़ है वो है किसी चीज़ को इस तरह छूना, जिस तरह हवा, आप गुस्ल करके आएँ तो आपके जिस्म पर पानी होता है गर्मियों के मौसम में, ख़ास तौर पर पूरा जिस्म आप तर करके आते हैं, तो फिर जब बाहर बैठते हैं तौलिया अगर इस्तेमाल ना करें तब भी थोड़ी देर के बाद हवा के छूने से वो मुसलसल बुखारात पानी के उसमें जज़ब होते हैं और आपके जिस्म से पानी सूख जाता है। तो ये जो मुवक्किल होते हैं ये इस तरह खून को टच करते हैं, ज़बान भी नहीं लगाते कि ज़बान से उसको पिएँ, तो फिर खून की कुछ एक तह जो है वो इस तरह उनके मसामों की, जिस तरह मैंने मसामों की मिसाल दी, इस तरह का कोई चक्कर होता है, खून की कुछ तह जज़ब होती है। इसी तरह से वो हड्डी, कोयला या फास्फोरस और कार्बन की बनी हुई कोई भी चीज़ जिसमें गंधक भी आ जाती है, सल्फ़र भी आ जाता है, जिसमें कोई भी फल आ सकता है, क्योंकि जितने फल हैं ये सब हाइड्रोकार्बोनेट के बने होते हैं। इनमें निशास्ता होता है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन होती है। तो ये कार्बन पर मुश्तमिल हर चीज़ खा लेते हैं फलों समेत, हत्ता कि मिठाई में भी तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो भी खा लेते हैं, लेकिन खाते इसी तरीके से हैं। ये झूठ बोला जाता है कि जनाब हमने मिठाई का दूल्हा रखा था, सारी मिठाई गायब हो गई। मिठाई जो की तो पड़ी होगी, उसमें से कुछ लेयर्स इनके जिस्म में, मुवक्किलों के जिस्म में चली जाती हैं। तो ये शमशान भैरव का जो जादू है इस तरह का है। लेकिन ये बाकी सारी कहानी झूठ है। मुझे तो लगता है ये इमरान खान के साथ एक और फराड कर रही है, क्योंकि जब तक इंसानी लाश का मसान नहीं मिलेगा वो शमशान भैरव का जादू नहीं हो सकेगा। मुर्गियों को जलाने से शमशान घाट नहीं बनते। तो नाज़रीन, आखिर में देखिए, ख़बर आपने पढ़ ली होगी कि इमरान खान और दूसरे वज़राए आज़म का जो ख़र्चा है साल का ट्रांसपोर्ट का, वो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज़ शरीफ, इनका जो ख़र्चा था साल का वो 15 से 18 करोड़ रुपए तक का रहा है। एक साल का ख़र्चा। इमरान खान का ख़र्चा सिर्फ बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक का तकरीबन 1 अरब, यानी 95-96 करोड़ से ज़्यादा रकम बनती। 1 अरब रुपया, कहाँ 15-18 करोड़ और कहाँ 1 अरब। और वो ख़र्चा जो इसने किया है बाहर की सिक्योरिटी पर, क्योंकि इमरान खान जब भी किसी दूसरे शहर जाता था, कराची या लाहौर या किसी और शहर, आज़ाद कश्मीर, तो जनाब इसकी सिक्योरिटी पर साबिक वज़राए आज़म के मुकाबले में और प्रोटोकॉल पर साबिक वज़राए आज़म के मुकाबले में कम से कम 10 गुना ज़्यादा ख़र्चा होता था। प्रोटोकॉल का काफ़िला ज़्यादा लंबा, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ ज़्यादा लंबी, और फिर उनके अंदर जो वज़ीर प्रोटोकॉल, यानी वो वज़ीर जो प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करता है, उसका जो कमीशन, वो जो हर दौरे में कि भी इतने के पेट्रोल खर्च हुआ, 1 लाख का पेट्रोल खर्च हुआ तो उसने वो 2 लाख का बिल बनाना है, वो करप्शन अलग। तो नाज़रीन, ये है इस आदमी की असल सच्चाई, जिसने वज़ीर आज़म बनते ही वहाँ से भैंसें बेचने का ड्रामा किया था। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।